हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेजॉन, मैकडोनल्ड्स, वॉलमार्ट, एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में काम करती हैं तो ये कंपनी कौन से लॉ में गवर्न होती है? इंडिया में इनको कौन कौन से लॉज का कंप्लाइंस करना पड़ता है? इंडिया में इन कंपनीज की एंट्री कैसे होती है? इसके बारे में कौन सा लॉ है? तो इन सारे कॉन्सेप्ट्स का, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं फॉरेन कंपनी के टॉपिक के बारे में। सो यहाँ पे हम लोग आज कंपनीज एक्ट के साथ साथ फेमा में क्या प्रोविजंस है, आरबीआई ने इसके लिए क्या गाइडलाइंस बनाई है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक हमारा, और वो टॉपिक है किसका? फॉरेन कंपनी का। सबसे पहले फॉरेन कंपनी के बारे में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा जो आपको अच्छे से समझना है। यहां स्क्रीन पे आप तीन कंपनीज के बारे में देख रहे हो, ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस। इनके बारे में मैं बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज सबसे पहले हमें समझना होगा किसको, कि जब भी कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आती है तो वो दो तरीके से इंडिया में आ सकती है। एक होता है वो रूट जिसमें कि वो अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी रहती है, और दूसरा रूट वो होता है जिसमें वो इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी रहती है। व्हाट डज दैट मीन? कि कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में एज ए फॉरेन कंपनी भी काम कर सकती है, और कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर एज एन इंडियन कंपनी भी काम कर सकती है। तो सबसे पहले फॉरेन कंपनी को समझने के लिए यह समझना होगा कि वो ऑपरेट कैसे कर रही है इंडिया में। एज ए फॉरेन कंपनी ऑपरेट कर रही है या एज एन इंडियन कंपनी ऑपरेट कर रही है। मुझे पता है कि जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हो तो वहां पे आप ये क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ते हो, लेकिन मैं ये क्लासिफिकेशन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एग्जैक्टली रियल सेंस में समझ में आ जाए, ताकि आज के बाद जब हम किसी भी फॉरेन की एंटिटी को काम करते हुए इंडिया में देखें तो हमें पता हो कि उसका नेचर कैसा है। मैं यहां पे कुछ कंपनीज के एग्जांपल भी आपको दिखाने वाला हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटिंग एज फॉरेन कंपनी के बारे में। तो ऑपरेटिंग एज फॉरेन कंपनी की बात करते हैं, इनको बोलते हैं अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटीज, यानी कि ये वो कंपनीज जो कि इंडिया में नहीं बनी है। ये कंपनीज एज ए फॉरेन कंपनी ही इंडिया में काम करती हैं, और इन कंपनीज के लिए आरबीआई ने अलग से रेगुलेशन बना रखी है। तो इसके लिए प्रोविजन किसमें है? इसके लिए प्रोविजन फेमा, एंड साथ ही साथ मैं बोलूंगा कि आरबीआई ने इसके लिए गाइडलाइंस जो है वो अपनी बना रखी है। तो इन कंपनीज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस एंड प्रोजेक्ट ऑफिस। तो मैं इन कंपनीज को बोलता हूं बेसिकली बीपीएल। सो बी स्टैंड्स फॉर ब्रांच ऑफिस, पी स्टैंड्स फॉर प्रोजेक्ट ऑफिस एंड एल स्टैंड्स फॉर लाइजन ऑफिस। तो ब्रांच ऑफिस की अगर हम बात करें तो ब्रांच ऑफिस यानी कि एक फॉरेन की एंटिटी है जिसने कि इंडिया में अपनी एक ब्रांच जो है वो स्टार्ट कर ली है। लेकिन इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मैं बात करूं इनकी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट की, तो इनको $1,00,000 की नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करनी पड़ती है। प्रॉफिट मेकिंग का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो और जो लाइबिलिटी होती है वो बेसिकली पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होती है जब कोई इंडिया में ब्रांच ऑफिस खोलती है कोई फॉरेन की एंटिटी, राइट। और ब्रांच ऑफिस जो इंडिया में काम करता है वो सेम काम करता है जो कि उसका पेरेंट कंपनी इंडिया के बाहर काम कर रही है। तो वो सेम काम कौन करता है? ब्रांच ऑफिस। अगर मैं बात करूं यहां पे लाइजन ऑफिस की, तो लाइजन ऑफिस भी एक फॉरेन कंपनी इंडिया में ओपन कर सकती है जिसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ एज ए कम्युनिकेशन चैनल काम करना। कम्युनिकेशन चैनल से यहां पे ये मतलब है कि ये कंपनी इंडिया में कोई बिजनेस नहीं करती। अगर इंडिया में लाइजन ऑफिस है तो इंडिया में कोई बिजनेस नहीं होगा सिवाय कम्युनिकेशन के। और कम्युनिकेशन किसके बीच में? जो इंडियन अथॉरिटीज हैं उनके और जो पेरेंट कंपनी है इंडिया के बाहर, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लाइजन ऑफिस की। और अगर हम बात करें प्रोजेक्ट ऑफिस की, तो अगर कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में प्रोजेक्ट ऑफिस स्टैब्लिश करती है तो वो कंपनी इंडिया में आती है, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है और कंप्लीट करके वापस इंडिया से चली जाती है। और इसके लिए वो कंपनी इंडिया में अपना एक प्रोजेक्ट ऑफिस जो है वो स्टैब्लिश करती है। ब्रांच ऑफिस इंडिया से ऑर्डर लेकर अपने जो फॉरेन में जो उनकी पेरेंट कंपनी है उनको फॉरवर्ड करता है, और यानी कि ब्रांच ऑफिस के थ्रू बिजनेस जो है वो कर पाते हैं। लाइजन ऑफिस के थ्रू कभी बिजनेस नहीं होता, और प्रोजेक्ट ऑफिस के थ्रू इंडिया में उन्हें कोई प्रोजेक्ट मिला है उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन ये कंपनीज किसमें कवर होती हैं? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इनके लिए प्राइमरी गाइडलाइंस बनाता है। सो आरबीआई और एमसीए के अंडर ये कंपनी क्या होंगी? कवर होंगी। ऑलराइट। और इसमें जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनकी फॉरेन में होती है उनका 100% इंटरेस्ट होता है। इन्हें बोलते हैं बीओ, एलओ एंड प्रोजेक्ट ऑफिस, जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद में यहां पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देकर दिखाना चाहूंगा। रोल्स रॉय कंपनी के बारे में कौन नहीं जानता? तो रोल्स रॉय ने इंडिया में अपना लाइजन ऑफिस पहले स्टैब्लिश किया था। अभी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं। फिर प्रोजेक्ट ऑफिस की हम बात करें
सो मित्सुई एंड कंपनी जो कि एक जापानीज कंपनी है, उन इंडिया में उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट ऑफिस लगाया था। किसके लिए? थर्मल पावर के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने इंडिया में अपना एक प्रोजेक्ट ऑफिस स्टैब्लिश किया था। तो इसके लिए प्रोविजन कहां गिवन है, ये आपको अब क्लियरली समझ में आ गया है कि इसके लिए आरबीआई, यहां पे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो आरबीआई है। और अगर हम बात करें ब्रांच ऑफिस की, तो ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है स्टॉबली। और ये कंपनी बेसिकली टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें कि रोबोटिक बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है उसमें ये कंपनी काम करती है। और ये कंपनी इंडिया में अपना ब्रांच ऑफिस स्टार्ट करके ये कंपनी इंडिया में काम कर चुकी है। तो इन तीनों कंपनीज का रेफरेंस मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आपको तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों कंपनीज इंडिया में रजिस्टर नहीं हुई, इंडिया में इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, ये सिर्फ एज ए फॉरेन कंपनी इंडिया में कंपनीज काम कर चुकी हैं। ऑल राइट, ओके नाउ, और इन तीनों को स्टैब्लिश करने की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं बात करूं ब्रांच ऑफिस लगाने के लिए आपको जो नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है इट इज $1 लाख। और अगर मैं बात करूं लाइसेंस ऑफिस के लिए, उसके लिए $50,000 की रिक्वायरमेंट होती है। प्रोजेक्ट ऑफिस के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट ऑफिस तो इंडिया में आप तब स्टार्ट कर सकते हो जब आपको इंडिया में गवर्नमेंट ने या किसी दूसरी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया हो, तब कोई फॉरेन की कंपनी इंडिया में प्रोजेक्ट ऑफिस स्टैब्लिश कर सकती है। इज दैट क्लियर? तो ये मुझे लगता है कि ये जो पहला एस्पेक्ट था ये आपको अब अच्छे से क्लियर हो चुका है जब हम फॉरेन कंपनी की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट में इसके लिए क्या प्रोविजन है। तो यहां पे हमने बात की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो ये पूरा आरबीआई के अंडर गवर्न होता है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एज एन इंडियन कंपनी, तो ये कवर होगा किसमें? इट इज बेसिकली कवर्ड अंडर एमसीए। और एमसीए के साथ साथ यहां पे हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में। तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या प्रोविजंस है? ऑपरेटिंग एज एन इंडियन कंपनी, यानी कि अब कोई फॉरेन की कंपनी जो है वो एज एन इंडियन कंपनी काम कर रही है। यहां पे कुछ बातें हमें अच्छे से समझनी है, उनके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। होली ओन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर और एलएलपी। लेकिन मैं आपको यहां पे एक बात बताना चाहूंगा कि फॉरेन कंपनीज बहुत ज्यादा प्रेफर करती हैं कि वो इंडिया में एज ए एलएलपी काम करें, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि मतलब फॉरेन एलएलपीज इंडिया में काम करती हैं। उसके बहुत सारे रीजंस है। एलएलपी को बनाना आसान है, एलएलपी को बंद करना आसान है, और इन्हीं रीजंस की वजह से, इन्हीं फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जब से एलएलपी एक्ट 2008 आया है उसके बाद से फॉरेन कंपनीज की प्रेफरेंस रहती है कि अगर वो इंडिया में काम करेंगी तो इंडिया में वो ऐसे एलएलपी काम कर सकती हैं। फिर जॉइंट वेंचर विद इंडियन पार्टनर एंड होली ओन सब्सिडरी इंडियन कंपनी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को विद एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे किसके बारे में? लेट्स टॉक अबाउट मैकडॉनल्ड्स। तो मैकडॉनल्ड ने इंडिया में जो उनकी 2 फ्रेंचाइजीज हैं उनकी इंडिया में, तो मैकडॉनल्ड ने एक कंपनी बनाई थी इंडिया में विद मिस्टर विक्रम बख्शी, और कंपनी का नाम था कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। मैकडॉनल्ड ने बेसिकली पूरे इंडिया के जितने भी उनके मैकडॉनल्ड्स के स्टोर हैं उनको ऑपरेट करने के लिए इंडिया में 2 फ्रेंचाइजीज के साथ में जॉइंट वेंचर किया। तो यहां पे ये जॉइंट वेंचर का एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो 1 एग्रीमेंट वॉज डन विथ मिस्टर विक्रम बख्शी। तो ये एक मॉडल हुआ। तो अब देखो कंपनी का नाम सुनिए। अब इस जॉइंट वेंचर में दोनों की शेयर होल्डिंग, विक्रम बख्शी जी की भी शेयर होल्डिंग थी और मैकडॉनल्ड की जो पेरेंट कंपनी है यूएस बेस्ड उनकी भी शेयर होल्डिंग थी। और कंपनी का नाम कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया में बनी। इज दैट क्लियर? और इसके साथ साथ में एक और कंपनी है हार्ड कैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के आसपास अगर आप देखोगे साउदर्न इंडिया में, इंडिया के कुछ 2 जोन्स इंडिया के ऐसे हैं जहां पे मैकडॉनल्ड्स की दूसरी फ्रेंचाइजी है जिनके साथ में उन्होंने इंडिया में जॉइंट वेंचर जो है वो स्टैब्लिश कर रखा है। एनीवेज आगे चलते हैं और अब बात करते हैं इसके बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट होली ओन्ड सब्सिडरी। तो अगर मैं आपको होली ओन्ड सब्सिडरी का यहाँ पे एग्जाम्पल दूं तो गूगल से अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो गूगल की जो पेरेंट कंपनी है यानी कि गूगल यूएस जो है, उन्होंने इंडिया में अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी बनाई है जिसका नाम है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उसी तरीके से फेसबुक भी क्या कर रहा है? उसी तरीके से फेसबुक इंडिया में काम कर रहा है। उसी तरीके से बहुत सारी फॉरेन की ऐसी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी बना रही है। और गूगल की एक होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी इंडिया में है जिसका नाम है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुई है। इसी तरीके से मैं बात करूं अगर अमेजॉन की, तो अमेजॉन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी जो कंपनी है वो बेसिकली अमेजॉन का जो यूएस वाला जो उनका जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने इंडिया में अपनी इसी तरीके से एक होली ओन्ड सब्सिडरी जो है वो स्टैब्लिश कर रखी है। तो मैंने आपको बताया कि एज एन इंडियन कंपनी काम करने के लिए 3 यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं।
पहला या तो होली ओन सब्सिडरी बना ले, या फिर जॉइंट वेंचर बना ले, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बनाकर भी इंडिया में काम कर सकते हैं। खैर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं एक और कंपनी का, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, डिलॉयट। आप डिलॉयट का एग्जांपल लो या बिग फोर का एग्जांपल लो। डिलॉयट की जो पेरेंट कंपनी है जो कि यूएस में है, और जब वो इंडिया में काम करते हैं तो इंडिया में इन्होंने अपनी एक एलएलपी बना रखी है। तो डिलॉयट और अदर जो बाकी बिग फोर जो ऑडिट फर्म्स है वो इंडिया में एज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप काम करते हैं। इज इट क्लियर? ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब बात करते हैं कि फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या गिवन है अंडर द कंपनीज एक्ट। तो सेक्शन 2 क्लॉज 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट यहां पे बात करता है फॉरेन कंपनी के बारे में। लेकिन मैं आपको साथ में बता दूं कि प्लीज आप लोग दो डेफिनेशंस और देखना यहां पे। एक सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट देखिएगा, और इसी के साथ साथ सेक्शन 2 क्लॉज 11 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ये साथ में जरूर देखो। सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो कंपनीज एक्ट का है वो बात करता है किसके बारे में? वो बात करता है कंपनी की डेफिनेशन के बारे में। और सेक्शन 2 क्लॉज 11 है वो बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बात करता है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की जब हम बात करते हैं तो यहां पे ये याद रखना कि सबसे पहले किसी फॉरेन कंपनी को, और अगर वो एज ए एलएलपी भी काम कर रही है, तो उसे हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल कर सकते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, अगर चाहो तो आप चैनल पे देख लेना, आपको वीडियो मिल जाएगा और उसमें आपको पूरी बॉडी कॉर्पोरेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ फॉरेन कंपनी डेफिनेशन यहां पे क्या है? मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। तो फॉरेन कंपनी बनाने की पहली रिक्वायरमेंट क्या है? पहली रिक्वायरमेंट यहां पे ये है कि वो इंडिया के बाहर बनी हो, विच हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो इनका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में होना चाहिए, वेदर बाय इटसेल्फ, या तो वो खुद स्टार्ट करें, या कोई उनका इंडिया में उन्होंने किसी एजेंट को अपॉइंट किया हो, या तो खुद काम करे या इंडिया में किसी सोल सेलिंग एजेंट को अपॉइंट किया हो। फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी वो कंपनी काम कर सकती है। फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू भी वो कंपनी इंडिया में काम कर सकती है, ये मैंने आपको बता दिया। और साथ में क्या लिखा हुआ है? कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। यहां पे मैं आपको बता दूं जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट। तो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पहले ना इस तरीके इस मॉडल पे काम कर चुके हैं इंडिया में कि एजेंट अपॉइंट करके, सोल सेलिंग एजेंट अपॉइंट करके इंडियन मार्केट में काम किया है। तो चाहे फिजिकली काम करे चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करे। और साथ में क्या रिक्वायरमेंट है? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। और साथ में लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स ए शेयर ट्रांसफर और रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यहां पे इस डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने इसके छोटा सा चार्ट बनाया है। इस चार्ट के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि फॉरेन कंपनी हम किसे कहेंगे। देखिए, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी, कोई भी कंपनी हो या कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब यहां पे मैंने आपको बताया, अगर कोई फॉरेन की एलएलपी है, अगर कोई फॉरेन की एलएलपी है, उसे भी हम बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एनी कंपनी। और कंपनी की डेफिनेशन किस में गिवन है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन गिवन है, और बॉडी कॉर्पोरेट सेक्शन 2 क्लॉज 11 में डिफाइंड है। और साथ में देखो रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट ये है कि वो इंडिया के बाहर बनी हो, और उसका हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना मस्ट है। ये मस्ट है। अब इंडिया में वो कैसे काम करे, चाहे वो खुद काम करे या इंडिया में उन्होंने एजेंट अपॉइंट कर लिया, ठीक है। अच्छा, चाहे वो फिजिकल मोड में काम करें या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करें। अब फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक इन दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको यहां पे बता देता हूं, क्लियर करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि फॉरेन कंपनी का वो मतलब नहीं है जो कि हम किसी कंपनी का नाम सुनकर सोच लेते हैं। हम किसी कंपनी का नाम सोच के बोलते हैं ये फॉरेन कंपनी है, ये फॉरेन कंपनी है, लेकिन लॉ में उस कंपनी को कौन सी कैटेगरी में कवर कर रखा है ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं वो उस कंपनी का लाइसेंस ऑफिस तो नहीं है। अगर एक कंपनी लाइसेंस ऑफिस इंडिया में स्टैब्लिश कर रखा है या प्रोजेक्ट ऑफिस स्टैब्लिश कर रखा है, तो ये भी हमें देखना होगा वो कंपनीज एक्ट में कितना गवर्न होगा, कितना गवर्न नहीं होगा, ये हमें समझना होगा। इसलिए इस डेफिनेशन को समझना बहुत जरूरी है। अब साथ में क्या लिखा हुआ है? कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। इंडिया में क्या करे? इंडिया में कोई बिजनेस एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक कोई कंपनी इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी नहीं करती तब तक हम ये नहीं बोलेंगे कि वो कंपनी एक फॉरेन कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है। इसके साथ साथ एक बात यहां पे आपको और देखनी है जिसके ऊपर आप फोकस करना। उबर का एग्जाम्पल लेते हैं। उबर एक ऐसी कंपनी है जो कि इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में दे आर ऑपरेटिंग देयर बिजनेस। और एक कंपनी आपको बताता हूं, मेट्रो होलसेल। मेट्रो होलसेल एक कंपनी है जो कि इंडिया में अपने स्टोर्स जिसने स्टार्ट किए थे, होलसेल के स्टोर स्टार्ट किए थे। लेकिन दोनों कंपनीज में ये डिफरेंस है कि उबर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करती है। उबर एक मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी सर्विसेज ऑफर करती है और इंडिया से पैसा कमा रही है ना। उबर एक जमाने में दुनिया का सबसे बड़ा वैल्यूड स्टार्टअप था और यूएस बेस्ड कंपनी है।
अभी एग्जैक्टली कौन सी कंपनी दुनिया से मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट उबर के बारे में आपको इतना बता देता हूं। तो उबर कहाँ की कंपनी? यूएस की कंपनी, इंडिया में काम कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी ऐप के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू भी इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में बिजनेस कर रही है, जो इनकॉर्पोरेट इंडिया के बाहर हुई है, चाहे वो खुद काम करे, एजेंट के थ्रू काम करे, चाहे फिजिकली काम करे या इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करे। तो मेट्रो होलसेल जो कि फिजिकली इंडिया में स्टोर खोल के काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना इंडिया का जो बिजनेस है वो रिलायंस को सेल कर दिया है। लेकिन रिलायंस को सेल करने से पहले मेट्रो होलसेल क्या हुआ? एक फॉरेन कंपनी जो कि फॉरेन कंट्री में इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में काम कर रही है, चाहे फिजिकली काम करे चाहे इलेक्ट्रॉनिकली काम करे। गेटिंग माय पॉइंट? दोनों में, चाहे उबर वाला केस हो चाहे मेट्रो होलसेल वाला केस हो, उस कंपनी को हम क्या नाम दे देंगे? उस कंपनी को बेसिकली हम नाम दे देंगे कि वो फॉरेन कंपनी है। और क्योंकि ये कंपनी साथ साथ में क्या कर रही है? कोई बिजनेस एक्टिविटी भी कर रही है, इसलिए इस कंपनी को फॉरेन कंपनी बोल देंगे। राइट नाउ अकॉर्डिंग टू कंपनीज रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये कहा गया है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका मेन सर्वर जो है वो इंडिया में इंस्टॉल्ड है या इंस्टॉल्ड नहीं है, चाहे वो B2B काम कर रही है, डिपॉजिट इनवाइट कर रही है, फाइनेंशियल सेटलमेंट ऑफर कर रही है, ऑनलाइन सर्विस ऑफर कर रही है। तो ये सब किसमें कवर हो जाएंगी? ये सारी कंपनीज कवर हो जाएंगी, इसमें फॉरेन कंपनी कैटेगरी में कवर हो जाएंगी। अब फॉरेन कंपनी के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। इस एग्जाम्पल से आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि किस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में शामिल करेंगे और किस कंपनी को फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन में शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए, एक कंपनी है जो कि चाइना में बनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेट चाइना में, रजिस्ट्रेशन चाइना में हुआ है, और ये डेवलप करती है पेशेंट का डेटाबेस फॉर ए हॉस्पिटल इन इंडिया, और उसका सर्वर कहाँ है? सर्वर इन चाइना है। तो कंपनी जो है वो पेशेंट का डेटाबेस डेवलप करती है, और किसके लिए? इंडिया के एक हॉस्पिटल के लिए, लेकिन कंपनी का सर्वर चाइना में है। दो इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन इंडिया एंड हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो इस कंपनी को हम क्या बोलेंगे? इस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी बोलेंगे। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया। अब उसी तरीके से देखिए, एक कंपनी है जो कि सिंगापुर में बनी है और इंडिया में उनका कोई भी बिजनेस नहीं है, नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, बट इंडिया में उन्होंने एजेंट्स हायर कर रखे हैं, राइट। लेकिन देखो, द कंपनी दो एम्प्लॉयड एजेंट इन इंडिया बट हैव नो प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, हेंस नॉट ए फॉरेन कंपनी। तो उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन हमने यहां पे देख लिया कि हैज ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एजेंट, फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। लेकिन कोई भी बिजनेस एक्टिविटी, यहां पे सिर्फ उसने क्या कर रखे हैं? एजेंट हायर कर रखे हैं, और एजेंट हायर करने के बेसिस पे हम ये बात नहीं कह सकते कि कोई कंपनी क्या है, इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन सिर्फ एजेंट हायर कर रखे हैं, इसलिए उस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी नहीं कहेंगे। अब एक कंपनी कनाडा में बनी है और उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग इंडिया में करवाई है। अब बताइए, ठीक है, ओके, कनाडा में कंपनी बनी है, बोर्ड मीटिंग इंडिया में करवाई है। अब ना तो उनका इंडिया में कोई एजेंट है, ना ही इंडिया में उनका कोई ऑफिस है, ना तो ये कंपनी फिजिकल इंडिया में प्रेजेंट है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंडिया में प्रेजेंट है। तो इस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी नहीं कह सकते। ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो फॉरेन कंपनी का बताने वाला हूं, जिसे हमें सबसे ज्यादा समझना होगा। क्योंकि अगर हमने इस एस्पेक्ट को समझ लिया तो फॉरेन कंपनी कॉन्सेप्ट को समझने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी। देखो, अब यहां पे क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये नहीं है कि एक कंपनी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन में बनी है, इंडिया में बिजनेस कर रही है। यहां पे एक ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो निकल कर आता है ना, वो ये है कि उसे क्या कंपनीज एक्ट में जो फॉरेन कंपनी के चैप्टर के प्रोविजंस हैं उससे कंप्लाइंस करना पड़ेगा या उससे कंप्लाइंस नहीं करना पड़ेगा। तो कंपनीज एक्ट में फॉरेन कंपनी को लेकर जो अलग से एक डेडिकेटेड चैप्टर है, जिसमें हम सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन नंबर 393 तक बात करते हैं फॉरेन कंपनी के बारे में। तो वो कंप्लाइंस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि उस कंपनी में 50% शेयर होल्डिंग किसके पास में है। तो अगर किसी कंपनी में नॉट लेस देन, एक ऐसी कंपनी बेसिकली जो कि इंडिया के बाहर बनी है, इंडिया में काम कर रही है, अगर कोई कंपनी, राइट, किसी भी तरीके से फिजिकली काम कर रही है, इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रही है, हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया,
अगर नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो प्रेफरेंस हो, या पार्टली इक्विटी हो, पार्टली प्रेफरेंस हो, ऑफ ए फॉरेन कंपनी इज हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया, या तो इंडिया के कोई सिटीजन या वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वन और मोर कंपनीज और बॉडीज कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फिर वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। तो कुल मिलाकर कंबाइन भी अगर 50% शेयर होल्डिंग किसी फॉरेन कंपनी का, ये बात अच्छे से समझिएगा, 50% अगर किसी फॉरेन कंपनी का इंडिया के पास में होगा, इंडियन सिटीजन्स के पास में होगा, इंडियन कंपनीज के पास में होगा, इंडिया की कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उनके पास में होगा, कंबाइन मिलाकर होगा, तो याद रखना उस कंपनी को बेसिकली कंप्लाई करना पड़ेगा विद चैप्टर नंबर 22 सेक्शन 379 से लेकर सेक्शन 393 ऑफ द कंपनीज एक्ट, उससे बेसिकली कंप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो हम 50% का क्राइटेरिया पढ़ते हैं, ये हम इसीलिए पढ़ते हैं कि अगर 50% उनके शेयर होल्डिंग है तो उनको फॉरेन कंपनी वाले चैप्टर का कंप्लाइंस करना पड़ेगा, अदरवाइज उन्हें फॉरेन कंपनी के चैप्टर का कंप्लाइंस वहां पे एप्लीकेबल होगा ही नहीं। अच्छा, एक चैप्टर फॉरेन कंपनी का है, इसके साथ व्हाट अबाउट अदर प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट? तो इसका आंसर ये है कि बाकी जो प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट के, उसमें हम ये देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या प्रिस्क्राइब कर रखा है। अगर गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर दिया है तो फिर बाकी प्रोविजंस का भी क्या करना पड़ेगा, जो प्रोविजन स्पेसिफाई कर दिए हैं उनका कंप्लाइंस करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देखिए, एक कंपनी है जिसका नाम है न्यू इंग्लैंड फैशंस लिमिटेड, और हम ये बोलते हैं कि इस कंपनी में 25% जो शेयर्स है वो किसके पास में है? राम लखन लिमिटेड, जो कि एक इंडियन कंपनी है, और 26% शेयर किसके पास में है? श्याम फैशंस लिमिटेड के पास, जो कि एक इंडियन कंपनी है। तो दो इंडियन कंपनीज के पास में एक इंग्लैंड बेस्ड कंपनी में कितनी परसेंट शेयर होल्डिंग हो गई यहाँ पे? तो यहाँ पे उनके पास बेसिकली 51% शेयर होल्डिंग हो गई। तो क्योंकि इंडियंस के पास 50% शेयर होल्डिंग ऑलरेडी है, तो इसलिए हम बोलेंगे कि उसे कंप्लाइंस करना पड़ेगा ऑफ चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड अदर प्रोविजंस का कंप्लाइंस। सो द आंसर इज जो प्रिस्क्राइब कर रखा है उनका कंप्लाइंस यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल्स आपको दिखाए, और इसलिए हमने डिस्कस किया कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगर एक कंपनी है तो उसे हम फॉरेन कंपनी कहेंगे या नहीं कहेंगे, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। या फिर अगर हम ये बोलें कि देयर इज ए कंपनी कॉल्ड कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी को हम फॉरेन कंपनी में कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या इन्हें चैप्टर 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट का कंप्लाइंस करना पड़ेगा? आंसर इज हम ये देखेंगे कि इंडियन के पास में कितनी शेयर होल्डिंग है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेयर होल्डिंग वी कैन डिसाइड। और ये जो कंपनीज होती हैं जिन्हें ब्रांच ऑफिस, लाइसेंस ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस कहा आता है, ये कंपनीज बेसिकली कंपनीज एक्ट में गवर्न ना होकर ये कंपनीज प्राइमरली किस में गवर्न होती हैं? ये आरबीआई की रेगुलेशंस में गवर्न होती है। सो आई रियली होप कि फॉरेन कंपनी का ये कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपर्ली समझ में आया होगा, इसमें आपको कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको फॉरेन कंपनी के बारे में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।